Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were discussing chapter number 9, that is financial management. तो हम जो कल जो है चैप्टर 9 है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हम डिस्कस कर रहे थे और हम इसमें जो है 3 टाइप ऑफ डिसीजन थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें पहले आपका जो था वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये हुआ कि वेयर द मनी शुड बी एडजस्टेड या वेयर शुड द मनी शुड बी इन्वेस्टेड। तो ये हमारे इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट था। तो इसके कल इम्पोर्टेंस उन्हें देखी थी आपकी कैपिटल बस्टिंग की, वो क्यों थी। तो उसमें आपके 4 टाइप की थी। पहला आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपके जो बस्टिंग वो जरूरी है या इन्वेस्टमेंट जरूरी है। लार्ज अमाउंट इसमें लगा होता है और रिस्क इन्वॉल्व होता है और इरिसीवेबल डिसीजन है। अब करके फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम कहें कि आपके फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यानी आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी आप किसी भी एसेट के अंदर या प्लांट मशीनरी किसी भी चीज़ में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यानी आप वहाँ पर पैसा क्यों लगाएं या क्यों ना लगाएं, यानी इवोल्यूशन एक प्रकार से मान लें कि वहाँ पर पैसा क्यों लगाएं और क्यों ना लगाएं। यानी क्यों लगाए का मतलब कि हमारे को क्या फ़ायदा होगा, और क्यों ना लगाएं केवल हमारे को उससे वहाँ पैसा लगाने से हमें नुकसान होगा। तो इसके बारे में जो है इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला आपका कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट आपके पास में है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, मीन्स यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी इन एनी प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी द कैश फ्लो ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो जो वो आपका क्या होगा, यानी कैश फ्लो जो है कितना होगा। ठीक है कि वेन एवर कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन द इन्वेस्टमेंट पर्पज, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो an investment proposal will be able to generate most of assessed properly before investing the proposal into the proposal। यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं उसका कैश फ्लो कितना होगा, यानी वहां से पैसा कितना आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जनरेट कितना होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वहां पर पैसा लगाते हैं और कैश फ्लो नहीं होता है, कैश जनरेट नहीं होता है, तो वो प्रोजेक्ट आपका किसी काम का नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट पे आपका कितना रिटर्न मिलेगा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन एनी प्लांट और इन एनी मशीनरी और इन एनी फैक्ट्री, then what will be return on investment means you invest 1 crore rupees, how much percentage you will get as a return, as a profit. Suppose if you are investing in 2 plants, one plant has a ROI return on investment is 10% and another has 15%. It means the B plant is more beneficial for B people. It means we will see कि what will be the return on investment, आपका इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है। तो सेकंड फैक्टर ये भी है कि इफ देयर विल बी मोर रिटर्न यू विल इन्वेस्ट देयर, इफ देयर विल बी लेस रिटर्न यू विल नॉट नीड टू इन्वेस्ट द अमाउंट देयर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट criteria. Investment criteria means if you want to invest, you have to see that what is the investment criteria there. Suppose you are going to install a new plant and you have to see what will be the working of the plant means it will be labor intensive or it will be technology intensive. If it is labor intensive, then you need not to invest much more money.
because the labor intensive means you will appoint more and more laborers and you will require the working capital for it, this purpose. And if you are going to invest that money, if you are going to install that plant which is a technological based, it means you have to purchase the technology, you have to purchase that machinery, it means you require a huge amount of funds. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की जगह पे कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा फंड की जरूरत वाला है तो वहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर फंड कम है तो आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास फंड ठीक है और आपका लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पर कम पैसे जरूरत होगी। तो आपने ये भी देखना कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपका क्या है। तो मेनली आपके जो 3 फैक्टर्स इसको अफेक्टेड करते हैं। पहला तो आपका कहाँ पर पैसा हम क्यों लगाएं, तो पहले देखेंगे कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट कैसा है। हम पैसा लगा दें वापस पैसा रिटर्न ना आए या कैश फ्लो ना बने तो फिर तो हम एकदम से सीज हो जाएंगे, यानी हमारे पास में फाइनेंशियल क्रंच हो जाएगा। ठीक है। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट पे कितना % रिटर्न आपको मिलेगा, हम वहाँ पर पैसा लगाएं या ना लगाएं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि हम जिस प्लांट को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ पैसे कम है तो दिक्कत होगी। अगर उसकी कॉस्ट कम है तो आप उसको इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास में हुई। अब नेक्स्ट आपके पास में है, ये तो आपके पास था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की आपकी जो है मैंने जो पॉइंट करवाए उसमें आपको ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते किसको हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये हुआ कि वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है। और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस थी इसकी, तो पहला आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ बताया था मैंने कल, दूसरा मैंने आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, थर्ड आपका रिस्क इन्वॉल्व, और फोर्थ आपका इरिसीवेबल डिसीजन। ठीक है जी। और अगला जो फैक्टर आपको मैंने 3 आपको बताए हैं, पहला आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब अगला हमारे पास में आता है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स फ्रॉम वेयर कैपिटल टू बी रेज्ड। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हुआ कि हम पैसा कहाँ से लें, ये आपका कह रहा था फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है जी। तो हम अब इसको दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन है कि आपको जो पैसे चाहिए वो कहाँ से उठाएं, ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। तो आपका जो मैनेजर को ये चीज़ें भी बड़े सोच समझ के उनको उठाना पड़ता है पैसा, क्योंकि आपके पास जो पैसा उठाने की कई जगह हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, बैंक लोन है, या एडवांस की चीज़ लेना है। तो इस प्रकार से आप जो है पैसा उठा सकते हैं। तो पैसे के बारे में 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम पैसों को बांट सकते हैं। एक तो आपके पास में है ओनर फंड, और दूसरा आपके पास में बोरोड फंड। ठीक है। तो आपकी ये है पैसा 2 प्रकार का होता है, क्योंकि 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, और दूसरा आपका है बोरोड फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब क्या है, पहले तो ये देख लो। ओनर्स फंड द अमाउंट विच बिलोंग्स टू द ओनर्स ओनली, विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल्स है, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आपका जनरल रिजर्व है, रिजर्व कैपिटल है, आपका इसी प्रकार से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, आपका कैपिटल रिजर्व है। ठीक है। यानी आपने जो बैलेंस शीट की थी उसमें जो शेयर होल्डर फंड में जितनी चीजें आई थी, शेयर होल्डर फंड में SRM वो चीजें आई थी। तो S फॉर शेयर होल्डर फंड, S फॉर शेयर कैपिटल, और R फॉर रिजर्व सरप्लस। तो वो जो आपका S और R से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी हो गई थी इसके अंदर ओनर्स फंड। और बोरोड फंड के अंदर जो आपने उधार ले रखा लोगों से वो आपका बोरोड फंड कहलाता है। तो बोरोड फंड के अंदर जो आपकी चीजें होती हैं वो आपके पास में होते हैं कि आपका जो डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, एडवांस फ्रॉम द क्रेडिटर्स हो गया, या एडवांस फ्रॉम द सब्सिडरीज हो गया। ठीक है। या आप जो है फैक्टरिंग एजेंट से लेते हैं पैसा, वो हो गया। यानी जो पैसा आपका नहीं है वो आपका कहलाता है बोरोड फंड, और जो खुद ओनर्स का पैसा होता है वो कहलाता है ओनर्स फंड। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब पैसा कहाँ से उठाए, 2 जगह से पैसा आएगा, या तो मालिकों का खुद का हो या बाजार से उधार लिया हो। ठीक है। तो मालिकों का खुद का पैसा तो कहलाएगा ओनर्स,
और बार का होगा तो कहलाएगा बोरोड। ठीक है। अब इसके बाद में जो है आपका कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। आपके फैक्टर्स जो हैं कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन कि आप जो पैसा लेने से संबंधित जो डिसीजन लेंगे उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि ये पैसा हम बाहर से ले या ना लें, हम इक्विटी शेयर इश्यू करें या ना करें, हम डिवेंचर इश्यू करें या ना करें, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला आपके ऐसे फैक्टर है जी, दैट इज कॉस्ट। फर्स्ट इज कॉस्ट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजर्स हैव टू टेक केयर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स, कि आपकी कॉस्ट उसके ऊपर क्या पड़ती है, यानी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो मैनेजर जो है ये देखना चाहता है कि जो आप फाइनेंस रेज करेंगे वो फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। आप कहेंगे कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट का मतलब ये हुआ जैसे में इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो क्या होगा कि इक्विटी शेयर के टाइम पे आप लोगों को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग का खर्चा लगेगा, फिर आपने अंडरराइटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, आपने बैंकर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए इतना खर्चा होगा, इनका इतना खर्चा हम देखेंगे, इनको जोड़ेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। और फिर आप ले लें बैंक लोन। बैंक लोन में कौन कौन से खर्चे पड़ सकते हैं, कि आपको जो है कुछ स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ सकती है, आपको एक आध गारंटर लेके आना पड़ सकता है, तो वहाँ पर कॉस्ट कम है। तो यहाँ पर हमें देखना है कॉस्ट किसकी है। तो कॉस्ट के साथ में ये फैक्टर अकेला कॉस्ट भी नहीं, ये भी देखना है कि कॉस्ट में आगे कई चीज़ें और इंक्लूड होंगी, कि अकेला कॉस्ट नहीं देखा जाए। वैसे तो बैंक लोन सबसे ईजी है, कॉस्ट कम पड़ेंगी, पर क्योंकि बैंक लोन की पेमेंट तो आपको ब्याज की पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको उसको जो है पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, आपका जो है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद है। पर आप यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश सच टाइप ऑफ द प्लांट विच हैव gestation period of 10 or 12 years, means you will not get anything from the plant and machinery from the last 10 years. It means if you take the loan from the bank, in that case you will be in problem because you have to pay the interest after। तो आपकी 1 मिनट कुछ कॉल आई, मैं अटेंड कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं कहूँ ये हरियाणा बंद, पंजाब बंद कर रहे हैं, मैं है जाम बता रहे हैं, कैसे तो ध्यान से देख के जाइए भाई। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए। ठीक है ना, तो ठीक, ओके देखो। हेलो, सॉरी एक कॉल आ गई थी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे आप लोग? ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। हाँ जी, कॉस्ट जो है वो आपकी ये है कि आपकी कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ती है तो वो आप लोन जो है मैनेजर्स नहीं लेंगे। सेकंड आपके पास है रिस्क, कि आपका सेकंड जो फैक्टर है वो आपका है रिस्क। रिस्क है कि आप जो है जो लोन लेते हैं या आप जो भी कैपिटल आप उठाते हैं या जो फाइनेंस आप रेज करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके रिस्क कितना है। रिस्क का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर जो है आप ओनर्स सिक्योरिटी उठाते हैं, इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा हम दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर आप बैंक लोन लेते हैं, डिवेंचर लेते हैं, तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट इन पोजिशन टू रीपे द लोन और रीपे द इंटरेस्ट, in that case these person can move to the court and in court there can be any orders, कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट दे सकती है, तो यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि आपका जो है आपका ओनर्स फंड है या बोरोड फंड है, इनमें रिस्क कौन सा आपको उठा सकते हैं, आप उसको देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास में कैश फ्लो पोजीशन। थर्ड आपके पास में है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है? कैश फ्लो पोजीशन का मतलब ये हुआ कि यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ द बिजनेस वेयर द इनकमिंग ऑफ कैश एंड आउटगोइंग ऑफ कैश इज स्मूथ, मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इनकमिंग ऑफ कैश। इट मीन्स यू कैन टेक द बैंक लोन, you can take the debentures also, because there is no problem of making the payment
ऑफ द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पैसा एक बार इन्वेस्ट हो गया, कैश फ्लो की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको जो है डिवेंचर्स के ऊपर या बैंक लोन के ऊपर तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, और जब उनका रीपेमेंट का टाइम आपका आएगा तो भी देना पड़ेगा। तो उस केस में आप ये देखें कैश फ्लो पोजीशन आपकी कैसी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप बोरोड फंड उठा सकते हैं, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर आप ओनर्स फंड करेंगे, क्योंकि ओनर्स फंड में तो ये होता है कि अगर कैश आपके पास में है, प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो आप लोन उसके उनको डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बोल देंगे भैया कैश पोजीशन बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आपका। पर बोरोड फंड में तो वो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन control consideration means what is your intention. If your intention is to make the proper control over in business in the company, in that case only borrowed fund is necessary। कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंपनी के ऊपर मैं ही डायरेक्टर बना रहा हूँ, कंपनी जो है वो उसका कंट्रोल कहीं दूसरे हाथ में ना जाए, तो आप जब बैंक से लोन ले लो, डिवेंचर्स को आप इश्यू कर दो, क्योंकि बैंक वालों को भी जो है इलेक्शन में पार्ट लेने का वो हक नहीं है, और ना ही डिवेंचर होल्डर्स को। तो आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर अगर इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, ओनर्स फंड इश्यू करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी जो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी जो बढ़ेंगे, तो वो लोग भी आपके सामने इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वो आपके जो है जो आपके पास में कंट्रोलिंग है वो जो डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो आपके पास में 1 लाख शेयर्स आप अकेले के पास में हैं, टोटल कंपनी के पास में मान लो कि 2 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख अकेले आपके पास ही हैं, तो आप अकेले कंपनी के डायरेक्टर हैं। और अगर आपने 2 लाख शेयर और इश्यू कर दिए तो आपके पास तो 1 लाख बचे, बाकी लोग 3 लाख हो गए, तो वो लोग कंपनी का जो है कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले सकते हैं। तो इफ यू वांट टू कीप द कंट्रोलिंग इन योर हैंड, इन दैट केस यू हैव टू टेक द बोरोड फंड, एंड इफ यू doesn't care for the controlling, then you can go for the owners fund। तब आप ओनर्स फंड में ले सकते हैं, इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यहाँ पर जो होता है, 1 मिनट बेटा, हाँ जी बोलिए। ठीक, CI अच्छा यहाँ क्यों कर रहे हैं? अन्य क्यों? अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू कॉस्ट इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस। तो ये आपके फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन का कॉस्ट का मतलब आप कोई काम करें तो कॉस्ट बढ़ेगी, ना करें तो कॉस्ट नहीं बढ़ती, फ्लोट करती हैं। इफ यू टेक एन एक्टिविटी देन नेचुरली देयर विल बी एक्सपेंस, इफ यू आर नॉट डूइंग एन एक्टिविटी देन देयर इज नो कॉस्ट। इसका मतलब फ्लोटेशन, तैरना, यानी ऐसी कॉस्ट आपके ऊपर जो लगती हैं वो भी आपको देखना है। तो अगर आपकी यहाँ पर फ्लोटिंग कॉस्ट जो ज़्यादा होंगे नेचुरली, ठीक है, यहाँ पर फ्लोटिंग कॉस्ट कम होंगी क्योंकि सीधा लोन ही आप लोगों से ले रहे हैं, तो आप ये देखें फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप इसको प्रीफर करेंगे, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ रही है तो आप इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बिजनेस से रन करने की आपकी फिक्स्ड कॉस्टें कितनी हैं। अगर आपके फिक्स्ड कॉस्टें हाई हैं, यानी आपके जो है वो कॉस्टें तो लगनी चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो कॉस्ट आपके फिक्स्ड कॉस्टें हैं वो हाई हैं, तो उन हालात में आप जो है इक्विटी इश्यू करें तो बढ़िया है, क्योंकि इक्विटी में आपकी प्रॉब्लम कम होंगी। और अगर आपने बोरोइंग कर दिया तो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी पहले से ज़्यादा, बोरोड फंड के ऊपर आपको लोन भी ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, तो आपको रिस्क ही ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट आपके पास में स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट
स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आपकी कैपिटल मार्केट जो है उसकी स्टेट क्या है? स्टेट का तो पोजीशन कि आपकी कैपिटल मार्केट यानी आपके जो हैं जो हम कहें कि बाजार के अंदर जो मार्केट है यानी फाइनेंशियल मार्केट है, तो उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन है कि अगर वहाँ पर बूम चल रहा है तो आप शेयर इश्यू करेंगे, इमीडिएटली जो है शेयर आपके लोग पिकअप कर लेंगे। और अगर वहाँ पर रिसेशन है, मंदा है, तो आपके शेयर बिकना मुश्किल काम होता है। तो अकेला जो है आपकी इच्छा विश्वास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी स्टॉक मार्केट है वो क्या कहती है, आपकी कैपिटल मार्केट है वो क्या कहती है। तो अगर आपकी कैपिटल मार्केट बूम पे है तो आपकी इक्विटी आराम से इश्यू हो जाएंगी। अगर बूम पे नहीं है तो फिर बोरोड कैपिटल आपको उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स जो हैं ये मेनली आपके 7 प्रकार के आपके फैक्टर्स थे। तो पहला आपके पास में था कॉस्ट। अगर इन दोनों में कॉस्ट देखेंगे किसकी ज़्यादा पड़ती है, कम कॉस्ट पड़ती है वो ले लेंगे। रिस्क, इन दोनों में रिस्क किसका ज़्यादा है, इसका रिस्क ज़्यादा तो हम ये देखेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपके बिजनेस किस टाइप का है, आपकी कैश फ्लो अच्छी है तो आप ये ले लेंगे, कैश फ्लो अच्छी नहीं है तो बोरोड फंड लेंगे ना। आप जो है और उसके बाद में, हाँ जी, एक मिनट बेटा, फोन फिर आ गया। हेलो, हाँ सर, हेलो, अनिल जी सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सॉरी बेटा, बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर कोई कॉल आ जाती है, पता नहीं कौन कर लेता है बीच बीच में। हाँ जी, पहला कॉस्ट है, दूसरा रिस्क है, तीसरा कैश फ्लो पोजीशन है। हाँ सर, हाँ अनिल सर, आवाज़ नहीं आ रही आपके पास में, मैं कॉल करता हूँ 5 मिनट बाद में, अगर आप मेरे को आवाज़ सुन रहे हो। आप, मैं करता हूँ, अगर क्लास में हूँ मैं। हाँ जी, बार बार दिक्कत आ रही है इसी चीज़ की। हाँ जी, अगला जो, चलो मैं जल्दी बताता हूँ। हेलो अनिल जी, मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये बार बार बीच में कॉल आती है बेटा, गड़बड़ फिर कर देते हैं लोग, मैं इसको बंद कर देता हूँ कॉल को। हाँ जी, कैश फ्लो पोजीशन है, कंट्रोल कंसिडरेशन है, फ्लोटेशन कॉस्ट, और उसके बाद में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। आपकी शायद दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई बीच में, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी इसमें। ठीक है, थैंक यू, थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं।